नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज हम सोशल साइंस का सॉल्व पेपर करेंगे जो 2023 में आपका हुआ था। ये सोशल साइंस जो 10 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका हम पूरा A to Z सॉल्व पेपर करेंगे। तो सोशल साइंस ध्यानपूर्वक समझना है क्योंकि एग्ज़ाम के लिए मेन एग्ज़ाम होना है, तो ये प्रीवियस सॉल्व पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर होगा। और हमारी टॉपर नोट्स भी आने वाली है सोशल साइंस की। टॉपर नोट्स जिनको भी प्राप्त करना हो केवल व्हाट्सएप मैसेज कर देना 9630689598, इसमें व्हाट्सएप करेंगे। और इसमें व्हाट्सएप करने के बाद हाय सोशल साइंस सब्जेक्ट अपना ज़रूर करिएगा क्योंकि सभी सब्जेक्ट के नोट्स बन रहे हैं, तो अपना सब्जेक्ट का नाम भी करना है। चलिए शुरुआत करेंगे सॉल्व पेपर। यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण कहीं ना कहीं 1949 की बात करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था आपके पेपर में, आपके एग्जाम में, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत में संचालित भुगतान बैंक नहीं है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आपका NSDL बैंक पेमेंट, ये दोनों जो है संचालित भारत में संचालित भुगतान बैंक है। फिनो पेमेंट्स बैंक ये भी लिमिटेड है आपकी। लेकिन जो कृष्ण बीमा स्मृति बैंक लिमिटेड है ये भारत में संचालित बैंक नहीं है, संचालित भुगतान बैंक नहीं, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ESB ने इसको डी ऑप्शन सही माना है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया था, यद्यपि औरंगजेब की वास्तुकला में अधिक रुचि नहीं थी, तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण उनके द्वारा नहीं किया गया था। औरंगजेब की वास्तुकला में रुचि नहीं थी तो किनका निर्माण नहीं किया गया है। तभी लोग जानते हैं कि बीबी का मकबरा किया गया, मोती मस्जिद किया गया, बादशाही मस्जिद किया गया, लेकिन जो गोल गुंबद है, ठीक है, तो गोल गुंबद जो है आपके औरंगजेब के द्वारा नहीं किया गया। तो गोल गुंबद का निर्माण किसके द्वारा किया गया है ये आपको कमेंट करके बताना है, खोज करना है, क्योंकि अगला पेपर में एक प्रश्न आ सकता है। तो गोल गुंबद किसके द्वारा जो है निर्माण किया गया है ये सभी लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है मिडिल टीचर, एलिमेंट्री टीचर्स को क्वालिफाइड करना या शिक्षक बनना। तो मुग़ल शासन के दौरान किस क्षेत्र में तंबाकू की खेती की जाती थी। तो मुग़ल शासन के दौरान गुजरात में जो है तंबाकू की खेती की जाती थी। इसके साथ ही साथियों की बम्बई को किस वर्ष ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी का जो है मुख्यालय घोषित किया गया, बम्बई को। तो आप सभी लोग जानते हैं वह था 1687। 1687 में जो है बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा को मुख्यालय जो है घोषित किया गया था, 1687, याद रखिएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार के सदस्यों के बीच मजबूत संचार स्थापित करने का उचित तरीका नहीं होता। तो अक्सर संवाद करना तरीका हो सकता है, लेकिन थोड़ा ही प्रकट करना ये नहीं होता। स्वतंत्र रूप से संवाद करना, यानी संवाद करेंगे तभी आप कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों के बीच जो मजबूत संचार स्थापित करने का उचित तरीका नहीं है वह थोड़ा ही प्रकट करना या एक धैर्यवान श्रोता बनना, ये उचित होता है। स्वतंत्र रूप से करना ये भी होगा, अक्सर संवाद करना या थोड़ी ही प्रकट करना। तो प्रकट करना यहाँ पे ESB को सही माना गया है। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या है आप लोग भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मानवाधिकार आयोग के प्रमुख नियुक्ति हेतु चयन समिति का सदस्य कौन नहीं होता है। तो ये जानना जरूरी है कि मानवाधिकार आयोग के प्रमुख नियुक्ति के हेतु चयन समिति का सदस्य प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष के नेता भी होते हैं और राज्यों की जो परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं वो भी होते हैं। तो कौन नहीं होता है, सशस्त्र बलों के जो प्रमुख होते हैं वह आपके मानवाधिकार आयोग के जो है प्रमुख नियुक्ति हेतु चयन समिति के सदस्य नहीं होते। कौन, सशस्त्र बलों के प्रमुख ये नहीं होते। अगला, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाल अधिकारों पर जिनेवा सम्मेलन की घोषणा नहीं की थी। तो बाल अधिकारों पर भूखे बच्चों को खाना खिलाना चाहिए, यह किया गया है। गलती करने वाले बच्चों को पुनर्वास किया जाना चाहिए, लेकिन निरक्षर बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जानी चाहिए। यह बाल अधिकारों पर जिनेवा सम्मेलन की घोषणा इसमें नहीं हुई थी, ठीक है। तो घर विहीन बच्चों को आश्रय देना इसकी हुई थी, गलती करने वाले बच्चों को पुनर्वास करना, भूखे बच्चों को खाना खिलाना, लेकिन स्कूली शिक्षा के बारे में यह आपका जिनेवा सम्मेलन में नहीं किया गया था।
इसके बाद यह कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को सामूहिक रूप से नियोजित नहीं किया जाना चाहिए। तो सभी लोग जानते हैं संविधान का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल आपका 24 कहलाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 24 अर्थात अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग। इसके बाद साथियों अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो वह आर्टिकल 21A ये क्या करता है, बच्चों के शिक्षा अधिकार को सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को शिक्षा अधिकार प्राप्त कर सकता है, उसको अधिकार है। अगला, चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए आदर्श आचार संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 1960 में केरल के राज्य विधानसभा चुनाव ने आदर्श आचार संहिता की शुरुआत की। इसे राजनीतिक दलों के परामर्श करने के बाद बनाया गया। आचार संहिता तैयार करने से पहले राजनीतिक दलों की सलाह नहीं ली जाती। तो यह कथन गलत है, क्योंकि जब कोई भी आचार संहिता होगा तो क्योंकि राजनीतिक दलों को भी सलाह ली जाती है, क्योंकि ये आचार संहिता है, सभी के लिए समान होगा, इसलिए राजनीतिक दलों की सहायता ली जाती है। अगला प्रश्न और भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये जानते हैं, समझते हैं और आपका फीडबैक जानते हैं। उम्मीदवारों की सांसदों की अयोग्यता के मामले में भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों की सही समझ निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो आयोग की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। सभी लोग समझ गए। इसके बाद अगला प्रश्न जो सभी के लिए डिफ़िकल्ट लगा होगा एग्जाम टाइम में, देखिए ध्यानपूर्वक समझिए। कथन वाला पढ़ना है। अभिकथन है कि भारत के चुनाव आयोग ने 2009 में औपचारिक रूप से मतदाता शिक्षा चुनावी भागीदारी को अपने चुनाव प्रबंधन के एक अभिन्न अंग के रूप में अपनाया। कारण यह है कि लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी किसी भी लोकतांत्रिक के सफल संचालन और स्वस्थ लोकतांत्रिक चुनाव का आधार है। तो ए और बी दोनों सही नहीं है, ना ही ए और ए की व्याख्या हो रही है। ठीक है, तो ये सभी लोगों को समझना है। अक्सर एग्जाम में आप लोग जो है गलती कर बैठते हैं, यही चीज़ें आपको समझना है। चुनाव के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक सदस्यों की से जो एक भारत था वह कहलाएगा आपका आइडिया, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असेंशन। आइडिया को क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, IDEA, ये आइडिया जो चुनाव के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के निम्नलिखित संस्था के संस्थापक सदस्यों में भारत भी एक था, आइडिया। अगला जो प्रश्न साथियों और भी आपको इम्पोर्टेंट है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत की चुनाव आयोग का प्रावधान है, वह अनुच्छेद 324 याद रखेगा। अगला प्रश्न साथियों के निम्नलिखित में से कौन से एक राष्ट्र की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं। तो राष्ट्र की विदेश नीति का उद्देश्य क्या क्या होता है? क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना होता है, आपके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखना होता है, राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना भी होता है, लेकिन कमज़ोर पड़ोसियों को दमन करना और देश के हितों के साथ तालमेल बिठाना ये नहीं होता। यानी जो कमज़ोर हो उसको आप हमला कर दें, ऐसा नहीं होना। निम्न में से कौन सा विकल्प किसी भी विदेश नीति के मूल उद्देश्य नहीं देता है? तो स्वसंरक्षण देगा, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा देगा, धार्मिक एकता देगा, लेकिन क्षेत्रीय प्रभुत्व नहीं देता, क्योंकि क्षेत्रीय प्रभुत्व उसका होता है। तो विदेशी नीति का मूल उद्देश्य क्या नहीं देता है? क्षेत्रीय प्रभुत्व नहीं होता। समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न यहाँ पे साथियों दिया गया है कि विदेश नीति के निर्माण में किस प्रकार के हित शामिल नहीं होते। तो विदेश नीति के निर्माण में प्राथमिक हित होता है, स्थायी हित भी होता है, और इसके साथ साथ परिवर्तनशील जो रुचियाँ होती हैं ये भी होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक रुचियाँ होती, आध्यात्मिक रुचियाँ जो है ये विदेश नीति के निर्माण में प्रकार में नहीं होता। क्या नहीं होता? आध्यात्मिक रुचियाँ नहीं होती। अगला प्रश्न है कि विदेश नीति बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। तो विदेश नीति में भू सामरिक स्थितियाँ प्रभावित करेंगी, जनसंख्या की क्षमता,
आर्थिक बंदोबस्त, ये तीनों करेंगे। तो कौन सा कारक प्रभावित नहीं करेगा? धार्मिक विचार। धार्मिक विचार ये आपका कारक प्रभावित नहीं करता है। तो जो आपका रिलीजियन कंसिडरेशन होता है वो आपका नहीं होगा। इसके बाद कथन, अभिकथन और कारण वाला जो अक्सर पूछा जाता है कि किसी राष्ट्र की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी, ये अभिकथन है। कारण यह है कि जनसंख्या किसी राष्ट्र की विदेश नीति का निर्धारण करती है। देखिए ए सही नहीं है लेकिन आर सही दिया गया है। किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या जितनी अधिक है उसकी शक्ति होगी, ऐसा नहीं। जनसंख्या किसी राष्ट्र की विदेश नीति का निर्धारण करती है, लेकिन पहला गलत है, कारण सही है, अभिकथन गलत है, इसलिए भी ऑप्शन को हम करेक्ट करें। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से? आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध काल की समाप्ति के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन के रूप में निम्नलिखित में से किसे नहीं अपनाया है? तो देखा जाए अपनी विदेश नीति के परिवर्तन में किसे नहीं अपनाया है, तो उन्होंने उदारीकरण को अपनाया, राज्य के नियंत्रण के में कमी को अपनाया, विदेशी निवेशन को, प्रोत्साहन को अपनाया, लेकिन राष्ट्रवाद को नहीं अपनाया। शीत युद्ध काल की समाप्ति के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति परिवर्तन के रूप में राष्ट्रवाद को जो है नहीं अपनाया। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से? सभी लोगों को फीडबैक भी करना अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता नीति क्यों चुनी? इसलिए चुनी क्योंकि ये हथियारों और युद्धों के बजाय विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था, इसलिए गुटनिरपेक्षता नीति को चुनी गई। अगला प्रश्न और भी इंटरेस्टेड होता है कि स्वतंत्रता के बाद पहले दशक में भारत द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ क्षेत्राधिकार संघर्षों के लिए खतरे को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए गए थे? तो खतरे के दूर करने के लिए जो उपाय किया गया था वह आर्थिक प्रतिबंध भी किया गया, गठबंधन भी किया गया, संधि भी की गई और आपके बल की धमकी भी दी गई। तो ये सारी रीजन किया गया है, इसलिए ABCD वाला ऑप्शन सही होगा। भारत ने 1968 में अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, इसलिए भारत ने भी नहीं किया। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो पूछे गए थे। रूस के बाद भारत का दूसरा सैन्य साझेदार कौन है? तो रूस के बाद फिर आपका इजराइल था। ये 2023 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है, ये सभी लोग जानते होंगे। तो GS भी पूछा गया है। भारतीय विदेश नीतियों के निर्माण के लिए जो उत्तरदायी होता है, तो कहीं नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी विदेश मंत्रालय होता है। भारतीय विदेश नीतियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिसे हम विदेश मंत्रालय कहते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः विदेश नीति को अन्य कौन सा नाम दिया गया है? तो जो विदेश नीतियां हैं उसको कूटनीति, जिसे हम डिप्लोमेसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सभी लोगों को समझना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है मुजीबर रहमान के युग के अंतिम वर्षों के दौरान बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रचार के उभरने का कारण नहीं था? वह भारत के सांप्रदायिकता का उदय, यह कारण नहीं है। फरक्का बांध पर मतभेद, यह कारण था। सीमा के माध्यम में अनियंत्रित तस्करी, ये कारण था। और भारत द्वारा शरणार्थियों को रोकना, सीमा पर बाड़ लगाना, ये भी कारण था। लेकिन भारत में सांप्रदायिकता का उदय ये नहीं होगा। ठीक है, तो सांप्रदायिकता क्योंकि ये पॉजिटिव था। निम्नलिखित में से कौन भारत और बांग्लादेश के बीच संघर्ष का मुद्दा नहीं था? तो संघर्ष का मुद्दा गंगा और तीस्ता के जल का बंटवारा था, समुद्री सीमा का रेखांकन था, भारत पाकिस्तान विरोधी दृष्टिकोण ये बिल्कुल नहीं था। तो ये रीजन कतई नहीं है। तो नेगेटिव प्रश्न ज़्यादा पूछे गए थे ताकि आप लोग कन्फ्यूज हो सके। अगला, चकमा शरणार्थियों की समस्या भारत में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से संबंधित है? बांग्लादेश से। चकमा शरणार्थी ये क्या है? बांग्लादेश, याद रखिएगा। अगला, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर पढ़ना है। अभिकथन है, देखा जाता है तो भारत और मालदीव के मैत्रीपूर्ण संबंध भी रहे हैं और भारत और मालदीव के संयुक्त राष्ट्रमंडल NM और सार्क जैसे बहुपक्षीय मंत्रों में लगातार एक दूसरे का समर्थन भी किया है। तो थर्ड ऑप्शन सही है। A और B दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए C ऑप्शन सही इस भी ने माना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारत श्रीलंका के संबंधों के बारे में गलत है? तो जो भारत और श्रीलंका के बारे में गलत है कि भारत ने 2022 में श्रीलंका को उसके वित्तीय संकट में मदद नहीं की, ये गलत है, क्योंकि भारत ने मदद की थी। ठीक है,
अगला, पिछले वर्षों में मालदीव के साथ भारत के किस प्रकार के संबंध रहे हैं? तो पिछले वर्षों में कैसे संबंध थे? कोर्डाइल। कोर्डाइल को क्या बोला जाता है? सौहार्दपूर्ण, यानी सहयोगिता की बात करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान के साथ भारत के स्वस्थ संबंधों का उदाहरण है? वह है भूटान में भारत का जल विद्युत संयंत्र का विकास हुआ। भूटान में क्या हुआ? भारत का जल विद्युत संयंत्र का विकास। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा का उदाहरण नहीं है? तो मानव जनित आपदा युद्ध होगा, और आजकल जो साइबर अटैक होते हैं ये भी मानव जनित होगा, विकिरण रिसाव ये भी मानव जनित होगा। लेकिन जो आपका कोरोना महामारी है मानव जनित नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। रीजन तो मानव है लेकिन मानव जनित नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाढ़ का कारण नहीं? तो जलाशयों का टूटना, नदी का कटाव ये होगा, लेकिन बेहतर जल निकासी व्यवस्था ये बाढ़ का कारण नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन थर्ड होगा, और बाकी सारे बाढ़ के कारण हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन बाढ़ का प्रकार नहीं है? तो आकस्मिक बाढ़ आना, नदी का बाढ़ आना ये बाढ़ के प्रकार, लेकिन हिमस्खलन हो जाना ये बाढ़ का प्रकार नहीं। हिमस्खलन कहाँ पर होता है? पहाड़ों पर होता है, ठीक है, उत्तराखंड जैसे राज्य में होता है, जंगलों में होता है। इनमें से कौन जो है सूखे के कारण नहीं होता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है? सूखे कारण नहीं होता। बाकी सूखे कारण क्या क्या होता है? भूस्खलन होता है, प्रवासन होता है, जंगल में आग लगना, ये सारे सूखे कारण होता है, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट ये सूखे के कारण नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है चक्रवातों के बारे में सही दिया गया है? कि एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नाम, स्थान और शक्ति के आधार पर मिलता है, बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात वर्षा लाते हैं, ये भी सही है। केवल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ही खतरनाक होते हैं, तीनों सही है। इन्हें दिए गए सही विकल्प को हमें जाना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से एक पूर्ण चंद्रमा और अगले पूर्ण चंद्रमा के बीच अंतराल पूछा गया है? ये जब पूर्ण चंद्रमा होता है इसके बाद जो अगला जो पूर्ण चंद्रमा आएगा, दोनों चंद्रमाओं के बीच का पूर्ण अंतराल जो पूछा जाता है वह कहीं ना कहीं 29.5 दिन होता है। दोनों पूर्ण चंद्रमाओं के बीच का अंतराल, तो 29.5 किसमें दिया गया है? देखेंगे डी ऑप्शन में दिया गया है, तो सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, बाइनरी स्टार्ट परिकल्पना किसने दी? तो बाइनरी स्टार्ट परिकल्पना रसेल एचएन ने दी थी। इसके बाद साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र हवा की गति को नापता है? तो एनीमोमीटर जो होता है यह हवा की गति को नापता है, तो मापन से संबंधित भी पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस बादल में ओले बनते हैं? तो जो आपके क्यूम्यूलोनिम्बस बादल होते हैं इनमें ओले बनते हैं। कहते हैं ना आज ओला पड़ा है, तो इन्हीं बादलों के कारण ओला पड़ता है और ओला बनता है, याद रखिएगा। सबसे चौड़ा महाद्वीप शेल्फ कहाँ पाया जाता है? तो ये आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है साथियों? आर्कटिक महासागर में। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है औद्योगिक अपशिष्ट की श्रेणी नहीं? तो घरेलू अपशिष्ट ये औद्योगिक में आएगा, ई अपशिष्ट ये भी औद्योगिक अपशिष्ट कहलाता है, परमाणु अपशिष्ट ये भी औद्योगिक अपशिष्ट कहलाएगा, लेकिन मानसिक अपशिष्ट ये आपकी औद्योगिक अपशिष्ट में नहीं आता, ये फिर आपका शारीरिक पे आ जाता है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? अस्वीकार करें, कम करें, पुनः उपयोग करें, ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सिद्धांत है, लेकिन लौटाएं, रिटर्न, ये आपका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया नहीं है? तो संग्रह करना, पृथक्करण, उपचार करना, ये तीनों अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया हैं, लेकिन जो आपका निष्कर्षण होता है जिसे हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण, ये आपके अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे साथियों दिया गया है कि लीचेट क्या होता है? क्या आपने पढ़ा है? लीचेट जो होता है ये पानी है जो सीवेज के माध्यम से रिस गया है, ये लीचेट कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन नहीं करता है? तो हवा करती है, बादल नहीं करता है, बर्फ करती है, तो कौन नहीं करता? बादल। बादल मृदा अपरदन नहीं करेगा, हवा करेगी, बर्फ करेगी, मानवीय गतिविधियां भी करती हैं, लेकिन बादल नहीं करते, क्योंकि बादल तो ऊपर रहते हैं और मृदा नीचे रहती है, ठीक है।
स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उचित नहीं होती है? तो कानून बनाना, सामरिक योजना करना, ये तो विधि उचित कहलाएंगी, और आपके संस्थागत क्षमता निर्माण ये भी उचित कहला जाएंगी। लेकिन कहीं न कहीं रासायनिक उद्योगों को बंद कर देना, ये आपकी विधि जो है उचित नहीं होगी कि आप रासायनिक उद्योगों को ही बंद कर दें। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक कचरे हैं जो अपनी श्रेणियों के साथ सही संयोजन नहीं करते? वह आपका तरल अपशिष्ट, भोजन अपशिष्ट, हरा कचरा और उद्यान अपशिष्ट। पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, सभी लोगों को कमेंट करना और फीडबैक करना है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रजाति केवल विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती है? तो विशिष्ट क्षेत्रों में जो प्रजाति पाई जाती है वह कहीं ना कहीं स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। ठीक है। जो स्थानिक प्रजातियां होंगी वे आपके विशिष्ट स्थानिक प्रजातियां केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में आमतौर पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से पेड़ कैंसर के इलाज के लिए उपयोग के लिए अत्यधिक दोहन के कारण लगभग विलुप्त हो गए हैं? तो कहीं ना कहीं वे कहलाते हैं सदाबहार। जो हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में आमतौर पाए जाने वाले जो पेड़ है जो कैंसर के इलाज के लिए उपयोग होता है, इसलिए ये लगभग विलुप्त हो रहे हैं, वह है सदाबहार वन। तो कैंसर के इलाज के लिए सदाबहार वन के पेड़ों का उपयोग किया जाता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? तो सभी लोग जानते होंगे। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। कई बार हमने पढ़ाया भी है, बताया भी है, प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर में भी। अगर आपने हमारे प्रैक्टिस पेपर और मॉडल पेपर देखा होगा तो वाकई में बहुत ही आपको हेल्पफुल मिला होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य वनावरण में वृद्धि दर्शाने वाला जो राज्य कहलाता है वह आंध्र प्रदेश ही होता है। वनावरण में वृद्धि दर्शाने वाला 2021 में वह होगा आंध्र प्रदेश था। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र होता है? तो वनों की बात करें तो मध्य प्रदेश नाम आ जाएगा, कहीं और ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। अगला, निम्न में से किसका पता लगाने के लिए अर्जेंटोमेट्रिक विधि का उपयोग किया जाता है? तो क्लोराइड का पता लगाने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। पर्यावरण और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, 1992 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरो। ये कई बार रिपीट हुआ है, आप जानते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद है साथियों की वायुमंडल में किस भाग में संवेग, ऊष्मा प्रवाह और नमी की मात्रा संरक्षित रहती है? वह भूतल सीमा परत कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद साथियों, निम्नलिखित में से किसे पानी की कठोरता में मापा जाता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की सांद्रता के योग को जो है पानी की कठोरता में मापते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग पानी द्वारा शीश उपजाऊ मिट्टी को हटाने की प्रक्रिया के लिए किया जाता है? तो कहीं ना कहीं वह मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे साथियों इम्पोर्टेंट है, सभी को ध्यानपूर्वक समझना और फीडबैक करना है। चंद्रमा की सतह पर बिखरी हुई खंडित सामग्री को क्या नाम दिया गया है? तो चंद्रमा पर बिखरी जो खंडित सामग्री उसको रेजियोलिथ मिट्टी के नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भार प्रतिशत के अवरोही क्रम में पृथ्वी की पपड़ी का तात्विक संगठन निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा दिया गया है? तो कहीं सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। CPCB, जी हाँ दोस्तों, CPCB का पूर्ण रूप जो होता है वह सेंटर फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। सेंटर फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। और पानीपत से अक्सर एग्जाम में आता है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा गया था, तो तीसरे युद्ध के बारे में 1761 सभी लोग जानते समझते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश और भारतीय प्रतिनिधियों के बीच गोलमेज सम्मेलन कब शुरू और समाप्त हुआ? तो 1930 में शुरू हुआ था।
गोलमेज सम्मेलन और 1932 में समाप्त हुआ था। इसके बाद साथियों की निम्नलिखित में से कौन सी गांधी इरविन समझौते की विशेषता नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सारा गोलमेज सम्मेलन पर सहमत व्यक्त की गई है, समझौता की विशेषता है। कांग्रेस द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया, ये भी आपकी गांधी इरविन समझौते की विशेषता है। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाले सभी अध्यादेशों को वापस ले लिया, ये भी गांधी इरविन समझौते की विशेषता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने नमक कर हटाने से इनकार कर दिया, ये गांधी इरविन समझौते का विशेषता नहीं है। इसलिए जो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माउंटबेटन योजना की विशेषता नहीं थी? तो माउंटबेटन योजना की जो विशेषता कहलाती है वह संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान मुस्लिम क्षेत्रों पर भी लागू होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो 100 जो है, तो क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके पहला फर्स्ट पेपर में आपके जिसमें रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स के कुछ टॉपिक थे, ठीक है, जीके वगैरह सब शामिल था, तो वो आपका 30 पार्ट पहला पार्ट है और सेकंड पार्ट का हम कर रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट का है टोटल ओनली सोशल साइंस का है। आप पे अगले प्रश्न की तो 100 प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस युद्ध का मूल कारण ऑपरेशन जिब्राल्टर था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था और इसका सभी लोग जानते हैं 1965। जी हाँ साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो है 1965 में युद्ध का मूल कारण ऑपरेशन जिब्राल्टर था। 1965 का युद्ध सभी लोगों को याद ही होगा, भारत और पाकिस्तान का, जिसे ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने स्थानीय और केंद्रीय वित्त को अलग करने की पहल जो है कदम उठाया था? तो सभी लोग जानते होंगे लॉर्ड मेयो की बात होती है। जी हाँ, लॉर्ड मेयो वायसराय ऐसे थे जिन्होंने स्थानीय और केंद्रीय वित्त को अलग करने के लिए पहला कदम उठाया। लॉर्ड मेयो की बात करते हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1921 का एका आंदोलन क्या है? एका आंदोलन। एका आंदोलन की अगर बात आती है तो सभी लोग जानते समझते हैं कि मूल रूप से निम्नलिखित में से यह किस समुदाय से संबंधित था? तो एका जो आंदोलन था यह किस समुदाय से संबंधित था, यह प्रश्न आपका पूछा गया था। तो एका आंदोलन एक किसान फार्मर से संबंधित है आपका। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1921 में हुआ था आंदोलन, मूल रूप से फार्मर अर्थात किसान समुदाय से यह संबंधित था। ये सारे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन A to Z करेंगे। अगला की कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार जिन कारखानों में खाली स्थान से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं वहाँ कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो 1948 के अनुसार जिन कारखानों में 250 से अधिक जो है श्रमिक कार्यरत होंगे, यानी एक कारखाना में 250 अधिक जो है कार्यरत मजदूर हैं या श्रमिक हैं, तो वहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ये एक रूल है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संस्था का उद्देश्य भारत में भारतीयों की स्थिति के बारे में इंग्लैंड में जनता को प्रभावित करना था? और वह संस्था है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संस्था का उद्देश्य भारत में भारतीयों की स्थिति के बारे में इंग्लैंड को जनता को प्रभावित करना था। तो ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए। मेरे सभी ब्रदर्स सिस्टर टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने के लिए अमार सोनार बांग्ला की रचना, किसकी रचना? अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का ही आता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपके अमार एंड और सोनार बांग्ला की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा, पिछली बार पूछा गया प्रश्न था। अगला, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन मैंने कराया था प्रैक्टिस सेट में, याद होगा। भारत संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो सभी लोग जानते हैं BR अम्बेडकर हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन हमारे जो नोट्स में हमने किया, प्रैक्टिस सेट में किया था, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी और एडिशनल कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे नोट्स से प्रश्न पूछे जाएँ, संभावित प्रश्न बने जो हम क्लासेज और प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। साथियों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भारत के संविधान के किस भाग में निहित हैं? तो जब भी नीति निदेशक सिद्धांतों की बात की जाती है तो आप सभी लोग जानते हैं
वह भाग आपका कौन सा कहलाता है? वह भाग 4 कहलाता है। राज्य के नीति सिद्धांत भारत के संविधान के भाग 4 में निहित है, याद रखिए। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि अधिवास द्वारा कौन नागरिक नहीं होता है? देखिए, अधिवास द्वारा कौन कौन नागरिक होते हैं? जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुए होते हैं, जिनके माता पिता भारत के क्षेत्र में पैदा होते हैं, जो भारत के संविधान के प्रारंभ होने के बाद से भारत के क्षेत्र में समान रूप से रह रहे हैं, यह अधिवास द्वारा नागरिक का नहीं होता है। क्या नहीं होगा? कि जो भारत के संविधान के प्रारंभ होने के बाद से भारत के क्षेत्र समान रूप से रह रहे हैं, इसका नहीं होगा। अब बाकी जो भारत के संविधान के लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों के लिए भारत के क्षेत्र समान रूप से निवासी रहे होंगे तो उनका होगा। पहले जो संविधान लागू हुआ था उसके बाद वाले नहीं होंगे, ठीक है। वो भी पहले लगभग 5 वर्षों की बात यहाँ पे की जा रही है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की अगर किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो जब बात आपके सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत के अनुच्छेद की बात की जाती है तो सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 75 में 75 आर्टिकल 75 में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही अगला प्रश्न और भी बेहतरीन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय संविधान की आवश्यक विशेषता नहीं है? यानी ये जानना जरूरी कि संघीय संविधान की आवश्यक विशेषता क्या होती है। शक्तियों का वितरण होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, लेकिन सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप ये आपका नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंड कर लेना, माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। टेलीग्राम पे सारे PDF फाइल आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। साथियों, भारत में मरने के अधिकार की क्या स्थिति है? तो मरने के अधिकार की जो स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है वह असंवैधानिक अधिकार है, क्योंकि यहाँ पे संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया। मरने के लिए संवैधानिक अधिकार नहीं, तो ये मरने का अधिकार जो है वह असंवैधानिक करार दिया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया गया एक साधारण विधेयक कानून बन जाता है? कब बनता है? जब लोकसभा राज्यसभा में पेश किया गया एक साधारण विधेयक कानून कब बनता है? जब वह दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है। यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में पारित हो और वहाँ पे आपके क्या है, राष्ट्रपति की क्या है, सहमति अगर प्राप्त होती है तो वह विधेयक अर्थात कानून बन जाता है। तो दोनों सदनों में पास होना और राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। भारत में राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय में किसके अधीन आता है? तो जो अक्सर आप देखते होंगे राज्यों के बीच कुछ विवादास्पद चीज़ें होती हैं, जैसे खनिज भंडार हो गए, नदियाँ, तालाब, इन चीज़ों पर भी अक्सर होता है, तो वह मूल अधिकार होता है। भारत में राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय किसके अधीन आता है? मूल अधिकार क्षेत्र के अधीन आता है। तो सिंपल से चीज़ें थे। आर्टिकल संविधान से ज़्यादा प्रश्न है तो आर्टिकल संविधान का चैप्टर क्लियर करेंगे। अगला, रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार का विस्तार निम्नलिखित में से कौन है? तो रिट के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वह हमारे आपके संवैधानिक अधिकार भी आता है। इसके बाद वैधानिक अधिकार आता है और मौलिक अधिकार। इन तीनों की, संवैधानिक, वैधानिक और मौलिक, इन तीनों की बात करेंगे, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ये सारे जो है रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार का विस्तार सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तानों में से किसकी इतिहासकारों ने विरोधों के संयोजन के रूप में संदर्भित किया है? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक है, सभी लोग जानते होंगे, याद रखिएगा, कई बार रिपीट होते हैं प्रश्न। अगला है, खालिस्तान जो कि शिवाजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जहाँ पर्याप्त मात्रा में माल था, वह कौन सा कहलाता है? वह सूरत, याद रखिए। सूरत है जो शिवाजी पर द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जहाँ पर्याप्त मात्रा में माल भी था, सूरत, याद रखिए। अगला प्रश्न है कि ए गिफ्ट टू मोनोथिट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय जी के पुस्तक है अ गिफ्ट टू मोनोथिट्स, याद रखिएगा। तो काफ़ी बुक्स के भी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, 2-3 प्रश्न आए हुए हैं। निम्नलिखित में से किस सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसे ट्रुथ सीकर सोसाइटी भी कहा जाता है? ये प्रश्न भी हमने किया था, ज्योतिराव फुले, यह प्रश्न हमने किया था। जिन्होंने क्लास डेली अटेंड किया होगा उन सभी को पता होगा। सहायक गठबंधन किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो सहायक गठबंधन लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो है किया गया है। और इसके साथ ही साथियों हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन और खपत करता है? तो वह है चीन। चीन ऐसा देश है जो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन भी करता है और खपत भी करता है।
अगला, विश्व का सबसे बड़ा जियोथर्मल पावर प्लांट किस देश में है? तो जियोथर्मल पावर प्लांट की बात करती तो यूएसए विश्व में अगर सबसे बड़े की बात की जाती है। अगला, निम्नलिखित में से किस वस्तु को जीवाश्म ईंधन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता? तो जीवाश्म में कोयला को किया जाता है, जलाऊ लकड़ी को नहीं किया जाता, क्योंकि जलाऊ लकड़ी जीवाश्म नहीं है, ये जैविक पर आ जाती है। ठीक है, प्राकृतिक गैस ये भी जीवाश्म पर आती है और पेट्रोलियम भी जीवाश्म पे आता है, लेकिन जलाऊ लकड़ी ये आपकी कौन सी होती है? ये आपके जीवाश्म ईंधन नहीं होता। जीवाश्म ईंधन होता है जो नीचे जो है दबे हुए होते हैं, जो जीव जंतु जो सड़े गले इन पदार्थों से बने हुए काफ़ी सालों से दबे हुए हैं, उनसे जीवाश्म ईंधन बनता है। अगला है, इन क्षेत्र ने पिछले 100 वर्षों में दुनिया के सोने का 50% जो है उत्पादन किया है। उस चूंची का क्षेत्र है आप जोहान्सनबर्ग स्विट्जरलैंड का जो क्षेत्र आता है, विटवाटरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड नहीं, जोहान्सनबर्ग और विटवाटरलैंड का जो क्षेत्र है, तो 100 वर्षों में दुनिया के सोने का 50% का उत्पादन यहाँ पे होगा। सोना गोल्ड जो कि काफ़ी अब कॉस्टली हो चुका है। पर्णपाती वन में इमारती लकड़ी के अधिकांश वृक्ष जो देखे जाते हैं वह आपके कौन से देखे जाते हैं? पर्णपाती और शंकुधारी वन होते हैं। पर्णपाती वन में इमारती लकड़ी में अधिकांश, जब पर्णपाती वन है तो पर्णपाती और शंकुधारी वन के ही अधिकांश वृक्ष दिखेंगे आपको। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो मुझे लगता है 15 जज। कितने होते हैं? 15, यानी 15 न्यायाधीश। किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आपका प्रत्येक कमेंट, फीडबैक, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यरत किया है? तो विजय लक्ष्मी पंडित। यह भी हमने प्रश्न किया था क्लास में। ठीक है, सभी लोगों को पता भी होगा, जिन्होंने क्लास, प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीज़ें अटेंड की होगी। अगला प्रश्न साथियों, सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि धर्म का प्राथमिक स्रोत होता है। देखिए, सांप्रदायिक राजनीतिक धारणा को लेकर अगर प्रश्न है कि धर्म का जो है प्राथमिक स्रोत जो होता है वह होता है सामाजिक समुदाय, सोशल कम्युनिटी की बात आती है। ठीक है, सभी लोग समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को शिक्षण संस्थानों, सरकारी पदों आदि में आरक्षण दिया जाता है। तथ्य प्रदर्शित करते हैं कि भारतीय जो संविधान है वह आर्थिक, सामाजिक अन्याय को कम करके एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाता है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि समुद्र तट से खालिस्तान तक के महासागरीय क्षेत्र को प्रादेशिक जल कहा जाता है। तो प्रादेशिक जल जो कहा जाता है वह आपके 12 समुद्री मील जो होता है। ठीक है, समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक जो होता है वह महासागरीय क्षेत्र को प्रादेशिक जल कहा जाता है। 12 समुद्री मील, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण रणनीति में प्रत्यक्ष समुदाय भागीदारी शामिल नहीं होता है? यानी प्रत्यक्ष समुदाय का भागीदारी शामिल संयुक्त वन प्रबंधन में होता है, बीच बचाओ आंदोलन में होता है, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य के सीमांकन में यह संरक्षण रणनीति प्रत्यक्ष समुदाय भागीदारी नहीं होता है। किस में नहीं होता? वन्य जीव अभयारण्य की सीमांकन में, इसमें नहीं होता। बाकी आपकी चिपको आंदोलन में होगा, बीच बचाओ आंदोलन में, संयुक्त वन प्रबंधन में होगा, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य के सीमांकन में नहीं होगा। सीमांकन क्या होता है कि ये उनका क्षेत्र एरिया आता है, उनका सीमांकन कर देते हैं, खंभा गाड़ देते हैं, इन चीज़ों पर होती, वही सीमांकन कहलाता है। ठीक है, ज़मीनों का सीमांकन कैसे होता है कि आपका ये एरिया है और यहाँ पे खंभे गाड़ दिए जाते हैं, ये खंभे गाड़ दिए गए, ये सीमांकन हो गया आपका, कितना एरिया आपका है, बाकी जो बचा एरिया है वह दूसरे का होगा, ये होता है सीमांकन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सभी लोग जानते हैं 1972, कई बार बता चुके हैं और पूछा गया है, डेफिनेटली सभी से बना ही होगा। अगला, खालिस्तान हरियाणा और पंजाब में एक व्यावसायिक फसल है, लेकिन उड़ीसा में यह एक निर्वाह फसल है। तो हरियाणा, पंजाब यानी चावल व्यापारिक फसल मानी जाती है, लेकिन उड़ीसा में यह निर्वाह होता है। क्या उड़ीसा में क्या इससे निर्वाह करते हैं लोग, तो निर्वाह फसल कहला जाती है।
शिक्षार्थी केंद्रीय पाठ्यक्रम में इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो टीचर ही होंगे, शिक्षक ही होंगे, क्योंकि शिक्षार्थी केंद्रीय पाठ्यक्रम पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? सांस्कृतिक उत्तेजक अंग सुधार कर सकते हैं, विशेष रूप से बुद्धि परीक्षण के प्रारंभिक चरणों में। निम्न आयु का परीक्षण वंशानुगत होता है और इसी कारण परिवारों में मंदता चलती है। मानसिक मंदता कई तरह के चिकित्सीय शारीरिक स्थितियों के कारण हो सकती है। तो तीनों कथन हमारे सही दिए गए हैं। लेकिन चौथा कथन कह रहा है, अधिकांश मानवीय तर्क बिना प्रतीकों के किए जाते, तो ऐसा नहीं। तो ये CDP बाल विकास के क्वेश्चन रहेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। अब नीचे जो है आपका दिया गया है प्रश्न, यहाँ पे पूछा गया है, क्रियात्मक नियंत्रण के पैटर्न को मिलान करने और चुनना है। कौन सा? क्रियात्मक नियंत्रण का पैटर्न दिया गया है। अब इसमें दिया गया 4 से 5 महीने में बच्चा क्या करेगा, 6 से 7 महीने में, 9 से 13 महीने, 13 से 18 महीने, 18 से 24 महीने दिया है। देखिए, जो बच्चा 4 से 5 महीने का होगा तो कहीं ना कहीं सभी लोग जानते हैं वह बच्चा क्या होगा, वह बच्चा दूसरे बच्चे या बच्चे का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। 6 से 7 महीने का जो बच्चा होगा वह कहीं ना कहीं दूसरे बच्चे को देखकर मुस्कुराकर उनके चेहरे को दिलचस्पी दिखाता है। 9 से 13 महीने का जो बच्चा होगा कहीं ना कहीं अन्य बच्चों के कपड़े, बाल ध्यान को प्रयास करता है। 13 से 18 महीने का जो बच्चा होगा वह खेल के दौरान अधिक सहयोग और साझा करने की इच्छा दिखाता है, क्योंकि बच्चा 1 साल के ऊपर चलने लगता है तो खेलने भी प्रारंभ कर देता है। और 18 से 24 महीने का जो बच्चा होता है वह अन्य बच्चों के साथ खेलने में अधिक रुचि दिखाता है। सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए खेल जो है खेल सामग्री का उपयोग भी करने लगता है। तो ये प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया में हमारा जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ये सही हो जाएगा। जो ये हमारा कौन सा कहलाएगा, क्रियात्मक नियंत्रण पैटर्न जो कहलाता है। जो बच्चा क्रियात्मक नियंत्रण पैटर्न करता है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न। अगला है, एक्स एक 14 साल का बच्चा है जो पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं है। इस कारण उसके सहपाठियों के एक समूह द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता है और उसका अपमान किया जाता है। इससे नाराज होकर एक्स समूह के सदस्यों को पीटना शुरू कर देता है। एक्स क्या करता है, जो उसको सहपाठी होते हैं मजाक उड़ाते हैं उनको पीटना शुरू कर देता है। इस मामले में शिक्षक को सबसे पहले क्या करेंगे, और अक्सर शिक्षक टीचर्स को फेस करना पड़ता है। इस मामले में आपको एक्स और समूह के सदस्यों और फिर उनके माता पिता से बात करेंगे। पहले एक्स की बात करेंगे, फिर समूह से और पेरेंट्स से यानी माता पिता से भी बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन बच्चे जो होंगे द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन शुरू करने का कारण नहीं है? सहकर्मी समूहों में जो स्वीकृति प्राप्त करना इससे होता है। इससे विश्राम के स्वतंत्र उपयोग करना भी हो जाता है और नकारात्मक भावनाओं को कम करने के लिए भी हो जाता है। लेकिन बच्चों द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन शुरू करने का स्कूल जाना कारण नहीं होगा। बाकी ये सारे कारण होंगे तीनों, लेकिन स्कूल जाना कारण नहीं होगा। यही पूछा जा रहा है, इससे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी के अनुसार खालिस्तान और शिक्षा का आधार है। तो गांधी के अनुसार सत्य और पवित्रता शिक्षा का आधार होता है। शिक्षा का आधार क्या है? सत्य और पवित्रता। किसके अकॉर्डिंग? गांधी जी के अनुसार। अगला प्रश्न है, सी अरविंदो के प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक की नौकरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सिद्धांत है? तो वह हो जाएगा शिक्षक को छात्रों के लिए सहायक और मार्गदर्शक की तरह होना। और अरविंदो के संबंधित वर्ग 3 में भी एक पेडागॉजी का प्रश्न आया हुआ था। तो ये नहीं लेना कि वर्ग 2 में ही केवल पूछा जा रहा है, 3 में भी प्रश्न आए हुए थे। गिलफोर्ड ने उत्पाद प्रोडक्ट के आयाम को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो गिलफोर्ड की उत्पाद आयाम की अगर बात करेंगे तो 6 श्रेणियों में उन्होंने बांटा है। कौन कौन से श्रेणी अगर पता हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बाकी क्लास प्रैक्टिस सेट में ज़रूर हम आप सब लोगों से शेयर करेंगे। स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धिमापनी, जिसे हम इंटेलिजेंस स्केल्स कहते हैं, ये किस आयु के लिए होता है? तो लगभग ये 2 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए होता है। स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धिमापनी बोला जाता है। इसके बाद अगला है कि बच्चों के विशेष शिक्षा की आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए अधिगम की कठिनाइयाँ या असमर्थताओं की पहचान करने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का नाम जो होता है वह हस्तक्षेप के प्रति प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? तो वह कहलाते बलराम जाखड़ जी। जी हाँ, बलराम जाखड़ जी है सबसे ज़्यादा लंबे समय तक ये लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। थर्ड ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाएगा। इसके साथ ही कि इनमें से मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगर पूछा जाता है तो इंदौर एयरपोर्ट माना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का सौंदर्यीकरण सबसे स्वच्छ शहर कहलाता है। अब्दुल कादर खत्री
को किस वर्ष प्रतिष्ठा यूनेस्को और विश्व शिल्प परिषद पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो कहीं ना कहीं अब्दुल कादर खत्री की अगर बात आती है तो हम बात करेंगे 2018। 2018 में जो है अब्दुल कादर खत्री को 2018 में प्रतिष्ठित यूनेस्को और विश्व शिल्प परिषद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 2018 में किया गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों को चुनना और बताना है। खाना खा लिया, खाना खा लिया, इससे संबंधित कौन सा शब्द है? खाना खा लिया। कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज मतलब विन वॉन, जीतना और जीत लिया। भाई जीतना है मतलब ये जीतना है और जीत लिया, उसी प्रकार खाना और खा लिया। खाना है लेकिन खाना को खा लिया, जीतना है लेकिन जीत को जीत लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा तर्क वितर्क वाले भी प्रश्न थे, थोड़ा समझना था आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए, यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 216 छोटे समरूप घनों को एक साथ रखकर बड़ा घन बनाया जाए तो बड़े घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? तो लगभग आपका x6 आएगा। कैसे आएगा? देखिए कि यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 216 छोटे समरूप घनों का एक साथ रखकर बड़ा घन तो बड़े घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। बाकी सलूशन पाने के लिए आप लोग जुड़े रहें चैनल से। ठीक है, अगला है P&Q का अर्थ है P Q की माता है, P#Q का अर्थ है PQ का पिता है, P@Q का अर्थ है PQ का पति है, P%Q का अर्थ है PQ की पुत्री है और A@B and C D इंगित करता है AD को साथ संबंध है। तो यहाँ पे संबंध बताना है। तो ये जो A और D के साथ संबंध पूछा गया है तो A और D के साथ दादा का संबंध हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे @ में पति आता है, फिर एंड दिया गया है और एंड में आपका माता आता है और हैशटैग में क्या आता है? पिता आता है। तो फिर वो किसका निकल गया? दादा की क्या होगी? दादा इज द राइट आंसर। तो ये रहे आपके जो पेपर था, पूरा सोल्यूशन था। आई होप सभी लोग आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा। बाकी सभी पेपर सॉल्व पेपर पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें, सभी सब्जेक्ट के करेंगे। और फर्स्ट पार्ट है जो 30 क्वेश्चन का पूछा जाता है उसका भी हम प्रैक्टिस सेट का पेपर करेंगे। तो ध्यानपूर्वक समझना, फीडबैक करना। मैं आपके साथ जयसवाल सर।